नमस्ते, कहिए प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, शुरू करें फिर कानों देखे किससे। कुछ इतिहास की बातें करते हैं और कुछ वर्तमान की। इतिहास की बातें करें तो अब 1993 के बाद से मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, इनके जजों की नियुक्ति जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। दुनिया में पहला इकलौता ऐसा देश है भारत जहां जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। बाकी सारे देशों में कहीं महाधिवक्ता, कहीं राष्ट्रपति स्वयं, कहीं सरकार, तो अलग अलग तरह के उपाय हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं। अब जैसे ब्रिटेन में तो वहाँ पर जजों की नियुक्ति करने का एक आयोग है, आयोग करता। भारत में भी ऐसी कोशिशें हुई थी लेकिन वो कोशिश चल नहीं पाई। सरकार ये चाह रही थी कि एक नया फार्मूला ऐसा निकाला जाए जिसमें पारदर्शिता ज़्यादा हो और जिसमें जिम्मेदारी, नियुक्ति, ये सारी चीज़ों को इन्होंने समावेश करके एक न्यायिक नियुक्ति आयोग ये बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टर्न डाउन कर दिया। अब ये जो वर्तमान व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि जब से सुप्रीम कोर्ट बना और सारी व्यवस्था हुई, देश आज़ाद हुआ, 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बना और सुप्रीम कोर्ट जब से काम कर रहा है तब से जजों की नियुक्ति की यही व्यवस्था है, नहीं। अब आप देखें तो 1981 और ख़ास करके 1993 तक ये इंतज़ाम रहा मोटा मोटा कि सरकार ही अपनी तरफ से पिक एंड चूज़ करती थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंजूरी क्या, ये कहें कि सलाह ली जाती थी और सलाह के नाम पर वैसा ही होता था जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे सरकार का गठन करते हैं, ऐसा ही सिस्टम चलता था। लेकिन यहाँ 2 बार बड़ी मनमानियाँ हुई। पहले तो ये था कि जो सीनियर मोस्ट है उसे ही सरकार मुख्य न्यायाधीश बनाती थी, लेकिन 1973 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय उन्होंने 4 जजेस को सुपरसीड करते हुए अपनी पसंद के एएन रे, जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया। उस समय में बड़ा बवाल मचा। 4 साल बाद फिर यही चीज़ें रिपीट होती हैं। इंदिरा गांधी ही उस समय भी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने एमयू बेग को 10 जजों को सुपरसीड करके अपनी पसंद के एमयू बेग को चीफ जस्टिस बनाया। उसके बाद इमरजेंसी के बाद जो नई सरकार आई, फिर इसमें यह हुआ कि चीज़ों को पारदर्शी होना चाहिए, एक नियमन होना चाहिए, सरकार की भूमिका को कम करना चाहिए और न्यायाधीशों की, न्यायपालिका की अपनी भूमिका होनी चाहिए कि नए जजों की नियुक्ति कैसे की जाए। इसके बाद 1981 में फर्स्ट जजेस केस आया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने इंतज़ाम किया कि मुख्य न्यायाधीश और सीनियर मोस्ट 2 और न्यायाधीश वो जजों की नियुक्ति में अपनी भूमिका अदा करेंगे। 1993 में 12 साल बाद सेकेंड जजेस केस आया। ये भारत में न्यायपालिका का टर्निंग पॉइंट बन गया और टर्निंग पॉइंट ये बना कि 9 जजों की पीठ ने ये सर्वसम्मति से फैसला दिया, जिसमें ये हुआ कि ये जो संविधान में इंतज़ाम किया गया है कि जजों की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह, परामर्श लिया जाएगा। परामर्श का मतलब सिर्फ परामर्श नहीं, सहमति, मंजूरी, और यहीं से कॉलेजियम सिस्टम शुरू होता है। पहले तो ये था कि भाई कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और 2 और न्यायाधीश जो सीनियर मोस्ट होंगे, नंबर 2, नंबर 3, ये जजेस की नियुक्ति में अपनी भूमिका अदा करेंगे और ये सिफारिश करेंगे। इसके बाद 1998 में तीसरा जजेज एक्ट आया जिसने कॉलेजियम सिस्टम को और मजबूती, एक नियमित और स्टैब्लिश कर दिया, जिसमें यह था कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का मामला आएगा, जो कि संविधान के हिसाब से जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं कि किसी भी 2 न्यायालयों में उन्होंने जजशिप की हो, और ये सारे जो भी पैरामीटर्स हैं, उन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से 5 जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे और 4 उनके बाद के सीनियर मोस्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश करेंगे और सरकार को वो सिफारिश माननी होगी। सरकार अपनी तरफ से जो भी जांच पड़ताल करना चाहती है, जो भी खुफिया रिपोर्ट से मदद लेना चाहती है, वो ले,
लेकिन नियुक्ति उन्हीं में से करनी पड़ेगी जो कॉलेजियम से मंजूर होकर आएंगे। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस और नंबर 2 और नंबर 3 यानी वरिष्ठता क्रम में 2 और 3 नंबर के जजेस, उनका कॉलेजियम होगा जो हाई कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन कौन होंगे उनकी नियुक्ति की सिफारिश करेगा। 2 कॉलेजियम हो गए, एक जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए सिफारिश करेंगे और कॉलेजियम का दूसरा पार्ट है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस उनकी नियुक्ति की सिफारिश करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये सिस्टम भारत के न्यायपालिका में एक बड़ा मोड़, एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें 1981 से लेकर 1998 तक ये समय बहुत ही क्रूशियल रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद भी ऐसा नहीं कि ये सिस्टम हो गया तो यही फाइनल है। इसके बाद जब एनजेएसी आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजेएसी आया और सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट पीठ ने इसे एक स्वर से टर्न डाउन कर दिया और उसमें यह कहा गया था कि जजेस की नियुक्ति में कार्यपालिका की भी सीमित भूमिका होगी, यानी प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष जैसे सीबीआई और बाकी अन्य जो जांच एजेंसियां हैं या महत्वपूर्ण पद हैं जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये सारे लोग जो बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां होती हैं, उसमें जो कमेटी है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, नेता विपक्ष होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के, तो वैसा एक सिस्टम था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट पीठ ने इसे एक स्वर से टर्न डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि जो भी सुधार करने हैं हम आत्म सुधार करेंगे, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, ये चीज़ हमेशा के लिए रह गई और एनजेएसी का प्रस्ताव पूरी तरह से नकार दिया गया। उसमें यह कहा गया कि जहां पारदर्शिता की ज़रूरत है, कॉलेजियम सिस्टम अपने आप को और पारदर्शी करेगा। उसमें एक चीज़ ये हुई कि जैसे कोई हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के पास या सरकार के पास कोई खुफिया रिपोर्ट है जो उनके पूरे सीआर में कहीं ना कहीं कोई रेड निशान लगाती है, लाल निशान लगाती है, कहीं कोई आपत्ति जताती है, तो उसमें उस उम्मीदवार जज को सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अपने सामने बुलाता है और उनके आगे वो सारे दस्तावेज रखता है और बोलता है ये क्या है। उनको सफाई देने का मौका मिलता है, यानी एक इंटरव्यू भी होता है। तो धीरे धीरे और सारे कई सुधार करने हैं, जिसमें पाइपलाइन में भी हैं। ये कहा जा रहा है कि और ज़्यादा पारदर्शिता बनाई जाएगी, तो वो जाहिर है कि वो बनाई जाएगी और धीरे धीरे सिस्टम बिल्कुल चलते रहने की चीज़ का नाम है। एक जगह रुक जाने के बाद तो पानी भी ख़राब हो जाता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी तरफ से कई चीज़ें बता चुका है और कई कदम उठा चुका है। यानी सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम रहेगा जो पूरे दुनिया में, विश्व में अनोखा, भारत का अपना सिस्टम है जिसमें जजेस की नियुक्ति करते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बातें और वर्तमान तक कैसे पहुंचा ये मामला। अब हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक केस में बहुत चिंता जताई, वो इसलिए कि जो यूट्यूब हैं या वेब पोर्टल्स हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू जो लोग कुछ भी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं जिसके लिए कोई किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है, उसके लिए सरकार से कहा गया कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो अलग अलग नियामक हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स अपने आप को स्वयं नियमन कर रहे हैं। ऐसे में यूट्यूब या कहें तो वेब पोर्टल, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया, इस पर जो चीज़ें अंट शंट कुछ भी चीज़ें लोग डालते हैं बिना किसी जिम्मेदारी के, कोई जिम्मेदारी तय नहीं। हालांकि इनका दायरा बढ़ता जा रहा है लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए। तो उस पर सरकार से पूछा है कि आपने इसमें क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने कहा है कि नया आईटी एक्ट 2021 वो इन सारी चीज़ों पर निगाहदारी रखने के लिए है और उसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि मीडिया की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और आम आदमी के अधिकार, बुनियादी अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ें बरकरार हैं। तो हमने 3 स्तरीय इस कानून को लागू किया है और रखा है। इस पर विशिष्ट रूप से केंद्र सरकार 4 हफ्तों में जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर कार्रवाई 6 हफ्ते बाद करेगा। अब हम पिछली जो कल का हमारा एपिसोड था उस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उस पर हम आपसे बात करते हैं। मोहन वर्मा ने लिखा है, संजय जी कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। आज की रोचक जानकारी, जैसे जैसे जजों के रिश्ते पिता पुत्र, चाचा भतीजा और अब पिता पुत्र की जानकारी आपने दी, मुझे इंटेलिजेंट बना दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। इसके अलावा मोज़ेक MCK इन्होंने लिखा कॉलेजियम सिस्टम की जय जय, इट्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म इन जुडिशियरी। हालांकि जो पैरामीटर्स हैं वो सबके लिए बराबर हैं और मतलब ये सैद्धांतिक रूप से, बाकी अंदर की खबरें कैसी होती हैं उस पर किसी और दिन बात करेंगे। आनंद यादव उन्होंने लिखा है कि होमवर्क ज़्यादा किया जाना चाहिए और जो जानकारियाँ दी जाती हैं उसमें और केयरफुल रहा जाए। सोमराज राजपुरोहित ये लिखते हैं, तो सर न्यायपालिका परिवारवाद में नहीं आएगा क्या? भाई बताइए वादा जी। एज अ कांग्रेस पर बीजेपी तंज कसती है। इसमें कई चीज़ें संजोग से भी होती हैं और कई चीज़ें लियाकत से और कई चीज़ें बिल्कुल एक अलग ढंग से भी होती हैं। तो इसमें सीधा सीधा किसी भी चीज़ को वो नहीं किया जा सकता है। इसकी अलग कहानी है, किसी और दिन इस पर बात करेंगे तो उसमें कुछ और चीज़ें सामने आएंगी। विजय के उन्होंने लिखा है भारत के जुडिशरी मिश्रा और उसके रिश्तेदार, खैर ये तो इन्होंने अपने, इसलिए हमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लागू करना चाहिए। ये आपका ख्याल हो सकता है, लेकिन जो सरकार ने भी जिसको मान लिया है और जिस पर SOP तय करने की बात हो रही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर एक SOP तय करे, ये उस समय भी बात हुई थी जिस समय जस्टिस TS ठाकुर और जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, उनके समय भी हम लोगों ने उनसे कई बार कुछ समारोहों में हम मिलते थे तो ऑफ रिकॉर्ड हम उनसे यही पूछते थे कि उस पर क्या होगा। उन्होंने कहा कि SOP पर बात चल रही है, अभी तक तो बात फाइनल होकर आई नहीं है, लिहाजा चीज़ें अपनी दिशा में आगे बढ़ भी रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, आदिश गुप्ता जी ने लिखा है कि CJI और उनके बेस्ट जजमेंट का सीरीज़ भी बनाइए सर। सबसे ज़्यादा CJI किस स्टेट से हैं और किस स्टेट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं? जी, इस पर भी बिल्कुल आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है, इस पर भी हम काम करेंगे। कालू नेता उन्होंने भी लिखा है कि कॉलेजियम सिस्टम इंडियन जुडिशरी का एक अलग चेहरा बताता है, तांडव है। खैर ठीक है, इन्होंने अपनी चीज़ें रखी हैं कि चमचागिरी करो और सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ। अब ये असलम भाई हैं SC2 OBC माइनॉरिटी के CJI क्यों नहीं है? माइनॉरिटी के भी हैं असलम भाई, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें पता चलेगा बहुत सारे माइनॉरिटी के भी चीफ जस्टिस बने हैं और अभी भी जज हैं। यानी उसमें जब कॉलेजियम ये देखता है कि कहाँ से क्या लाया जाए, कौन से जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, इसमें कुछ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। दक्षिण भारत है, पूर्वी भारत है, पश्चिमी भारत है, मध्य भारत है, उत्तर भारत है, उसका प्रतिनिधित्व, और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। खासकर नॉर्थ ईस्ट के जजेज रहते आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की सूची में। और सर जी यहाँ तो राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, लेकिन जुडिशरी में ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा। अभी जो चीफ जस्टिस NV रमणा साहब हैं, तो जस्टिस रमणा एक किसान के बेटे हैं और KG बालकृष्णन साहब एक शिक्षक के बेटे थे। तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आप अंदर जाएंगे, बाहर से दूर से बहुत सारी चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं, अंदर घुस के तमाशा देखिए तो शायद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट और साफ साफ दिखती हैं, अंदर की बहुत सारी खबरें मिलती हैं। चलिए, आपसे बहुत सारी बातें हुई, आगे फिर नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे कुछ नई बातों के साथ। नमस्ते।